जय हिंद दोस्तों। हमने कल की वीडियो में बात किया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा, सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा, मतलब क्या कारण था, किसने दिया और इसकी जो खोज थी कब हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण थे और इसका पतन कैसे हुआ। ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, जो हड़प्पा सभ्यता है इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है? ब्रॉन्ज यानी पीतल। इस काल में या फिर कह सकते हो इस सभ्यता के अंदर के जो लोग थे वो पीतलों का भी प्रयोग करने लग गए थे, जिसके कारण इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो पूरा स्थल थे वो पाकिस्तान के पंजाब में जो मंटा गोमती जिला है उसकी रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पंजाब। तो पंजाब का नाम पंजाब ही क्यों पड़ा? तो पंजाब यानी 5 नदियों का समूह था इस पे। यहाँ पे पंजाब में जो थे 5 नदी है, जैसे सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब, सिंधु। तो 5 नदियों के समूह के कारण इसको पंजाब कहा गया। तो ये इसका जो पूरा स्थल है कहाँ मिला है? मंटा गोमती जिला के रावी नदी के बाएं तट पे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा, तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी वर्णित किया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि इसका उल्लेख कब हुआ, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर दूसरी बार 1856 में कराची से लाहौर के रेलवे लाइन बिछाते हुए 2 लोग थे जो थे जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने। उन्होंने ईंटों का प्रयोग डोरों के रूप में किया, तब भी उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। फिर उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता को। फिर उसके बाद है यहाँ पे जो भारत के प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का जो कार्य था वो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर थे। कौन थे? अलेक्जेंडर थे। फिर भारतीय पुरातत्व विभाग की जो नींव थी वो किसकी उपस्थिति में हुई थी? तो जो उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के काल में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव डली थी। और जब भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। इनकी ही उपस्थिति में, इनके ही नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की तथा रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, मतलब स्थित था। और अगर हम बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा जटिल कार्य है, क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। क्योंकि यहाँ की जो लिपि है वो प्रॉपर तरीके से मतलब लिखा नहीं गया है, वो एक चिन्हों के रूप में है। इसलिए यहाँ की जो लिपि है उसको रहस्यात्मक लिपि भी कहा जाता है। और हाँ, जो लिपि है जैसे कि सिक्कों पे, मोहरों पे, इस तरीके से कुछ अवशेष हमें मिले हैं। और यहाँ जो लिपि यूज किया जाता था वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। और इसमें जो शब्द थे वो कितने थे? 375 से लेके 400 के बीच में शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके जो अक्षर थे, ये कह सकते हो कि इसमें जो अक्षर की संख्या कितनी थी? 375 से लेके 400 के बीच तक। तो इसकी जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी, ये रहस्यात्मक लिपि कहा जाता है इसी के कारण इसको। और हाँ, सर मार्टिन व्हीलर की अगर हम बात करें कि इसके जो काल निर्धारण की जो काल है, मतलब सभी लोगों ने, कई विद्वानों ने इसके काल को अलग अलग तरीके से निर्धारित किया है। उसमें से सर मार्टिन व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का काल निर्धारित किया है। ऐसे ही अगर हम बात करें रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार, तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता है इसको 3 चरणों में बांटा गया। पहला पूर्व हड़प्पाई चरण। जो पूर्व हड़प्पाई चरण था वो कब से कब तक का था? 3500 ईसा पूर्व से लेके
2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो चरण था परिपक्व हड़प्पाई चरण, ये कब से कब तक का था? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। थर्ड वाला जो चरण था उत्तर हड़प्पाई चरण, 1900 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक। ऐसे ही कई विद्वानों ने, कई पुरातत्वविदों ने अलग अलग कालों का निर्धारण किया है। और हाँ, अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मतभेद भी है, जैसे कि दो तरीके से मतभेद यहाँ उभर कर आते हैं, एक तो स्वदेशी मतभेद, एक विदेशी मतभेद। अगर हम बात करें विदेशी मतभेद की, तो विदेशी मतभेद के अंतर्गत मार्शल व्हीलर, जॉन मार्शल, व्हीलर, गाइनचाइल्ड और भी इसमें आ जाते हैं विद्वान, जिनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो कहाँ से हुई है। देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज कह लो या फिर सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है वो मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से तथा मिस्र से होते हुए यहाँ तक पहुंचा। मतलब यहाँ जो ऐसे इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जैसे कि जो सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ है? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता है वहां से हुआ है और उसके बाद ये मिस्र से होते हुए यहाँ पे आ गया है। ऐसा विदेशी जो मत है, जिनका मतलब जो जैसे जॉन मार्शल, व्हीलर गाइनचाइल्ड, इनका मानना है कि जो सिंधु सभ्यता है इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ है और उसके बाद मिस्र से होते हुए यहाँ आ गया है। वैसे ही कुछ स्वदेशी मत वाले भी हैं, जिनका मान है जो स्वदेशी मत वाले हैं, जैसे जिसके अंतर्गत आते हैं फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, SR। इनका मानना है कि जो सिंधु सभ्यता है वो ईरानी, बलूच और सिंध की संस्कृति तथा भारतीय स्थानीय संस्कृतियों से ही हुआ है। देखो, जो स्वदेशी मत वाले विद्वान जो है, जो पुरातत्वविद है, जो यहाँ के मत रखते हैं, उनका क्या मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है, जो सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो कहाँ से हुई है? ईरानी से, बलूच से और सिंध की जो संस्कृति है और जो भारतीय स्थानीय की जो संस्कृति है, यहीं से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। तो ऐसे ही इन दोनों ही मत को मानने वाले लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता को जानने के क्या क्या स्रोत है हमारे पास, तो हड़प्पा सभ्यता को जानने के कई सारे स्रोत हैं जो कि हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे मृदभांड, मूर्ति, औजार, वहाँ के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए आभूषण, मुहरे और खुदाई में की गई कुछ अवशेष जो मिले जो कि इमारतों के हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, यानी कि जीवन निर्वाह कैसे करते थे, मतलब कैसे खाते पीते थे, कैसे रहते थे, उनके बारे में अगर हम पता करें तो उनका जो जीवन निर्वाह था, पेड़ पौधों से जो प्राप्त उत्पाद होते थे उनका वो प्रयोग करते थे। इसके साथ ही वो मांस, मछली ये सब अपने भोजन में सम्मिलित करते थे, खाते थे। इसके बाद अनाज, गेहूं, तिल, दाल, सफ़ेद। अगर हम बात करें खेती की तो वो ये सारी चीज़ें उगाते थे। जैसे अनाज में क्या उगाते थे? गेहूं, तिल, दाल, सफ़ेद चना, ये सारी चीज़ें वो खेती करते थे, उगाते थे कृषि करके। अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने खेती किया होगा, तो देखो हमें जो मिला है बलूचिस्तान, बनावली और चौलिस्तान से कुछ वृषभ के अवशेष मिले हैं जो कि खेत जोतने के लिए बैल का काम करते होंगे। तो हमें जो अवशेष मिले वो वृषभ का मिले हैं, जो खेत जोतने के लिए बैल वगैरह होता होगा वो, यानी कि वो बैल को पालते होंगे, तभी तो बैल का जो प्रयोग था वो खेत जोतने के लिए किया जाता था। और ये वृषभ का अवशेष हमें मिला है कहाँ से? बनावली और चौलिस्तान से। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता से कुछ नहरों के अवशेष मिले हैं, जिसका हो सकता है उन्होंने खेती में सिंचाई के लिए प्रयोग किया गया हो। और इसके बाद धोलावीरा से कुछ कुआं के बारे में हमें पता चला है, कुछ कुआं का भी अवशेष पता चला है खुदाई से कि पहले वहाँ पे कुआं का भी प्रयोग किया जाता था। हो सकता है वो डेली यूज का पानी वगैरह पीने के लिए या फिर सिंचाई के रूप में कुओं का प्रयोग करते थे। तो हमें धोलावीरा से कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में जानवरों को भी पालते थे, पालतू कुछ जानवर थे उस टाइम पे, जिनकी हमें हड्डियां मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ये जानवर पालते होंगे। जैसे कि
भेड़, भैंस, सुअर, बकरी, ये जानवरों की कुछ हड्डियां मिली है जिनसे हमें पता चलता है कि उस काल में उस समय जो लोग थे वो इन जानवरों को पालते थे। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंध नदी के दाहिनी तट पर स्थित था। जो मोहनजोदड़ो था वो कहाँ पे स्थित था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में जो सिंध नदी के दाहिनी तट पर ये मोहनजोदड़ो स्थित था। अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो मतलब इसका क्या अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ था वो था प्रेत का टीला। और मोहनजोदड़ो को एक दुर्ग टीले को स्तूप के टीला भी कहा गया। मोहनजोदड़ो को जो कहा गया था, क्या कहा गया था? टीले का स्तूप कह लो या फिर स्तूप का टीला भी कहा गया। इसके पीछे कारण था, ये था इसको टीला इसलिए कहा गया क्योंकि जो कुषाण काल के जो स्तूप थे वो हमें अवशेष मिलेगा कि जो कुषाण काल के जो स्तूप थे वो यहाँ पे ही बनाए गए थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे विशाल स्नानागार मिले हैं, बहुत बड़ा अन्नागार भी मिला है, सभा भवन, पुरोहित आवास, ये कुछ हमें यहाँ से जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे ये मोहनजोदड़ो में स्थित थे, जिसके कारण इनको क्या कहा गया? मोहनजोदड़ो को स्तूप का टीला भी कहा गया। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो जो मोहनजोदड़ो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र था। वो कितने हेक्टेयर में था? 250 हेक्टेयर में वो बसा हुआ था मोहनजोदड़ो। इसके साथ साथ यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा अधिक थी और इसलिए इसे क्या कहते थे? सिंधु बाग भी मोहनजोदड़ो को कहते थे। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ था वो क्या था? प्रेतों का टीला था। और स्तूप टीला भी कहते थे इसको। प्रेतों का टीला, स्तूप टीला, सिंधु बाग, ये सब मोहनजोदड़ो का कहते थे। अगर हम मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे जो बस्ती थी वो 2 भागों में बांटे गए थे, यानी कि जो बस्ती थी वो 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग जो था वो ऊंचे पे बनाया गया था, यानी ऊंचे स्थान पे बनाया गया था, लेकिन वो छोटा था और इसको भी दीवारों से घेर दिया गया था। इसके साथ ही जो निचला शहर था ये नीचे बनाया गया था, लेकिन ये काफी बड़ा था और इसको अलग करने के लिए इसको भी दीवारों से घेर दिया गया था। और हम बात करें कि यहाँ की जो सड़कें थी और गलियाँ थी, जो सड़कें और गलियाँ थी एक दोनों जो थे वो ग्रिड पट्टी पे बनाए गए थे, जो एक दूसरे को समकोण काटते थे, या जैसे कि गलियाँ भी जा रही हो और नालियाँ भी जा रही हो, तो इस तरीके से वो ग्रिड पट्टी पे बनाए गए थे जो एक दूसरे को समकोण पे काटते हो। इसके साथ साथ जो नालियाँ थे उसको ऐसे सड़कों से अटैच करके, मतलब उसके बगल से बनाए गए थे, मतलब बिल्कुल जो नालियाँ थे वो सड़कों से बनाए गए थे और उसके आसपास बिल्कुल काफी सारे अगल बगल में आवास थे। और इसके साथ साथ जो नालियाँ था वो ईंटों को उससे ढक दिया गया था कि जिसको ईंटों को हटा के जिससे बाद में हम उसकी सफाई कर सके। और जो नाली थी वो एक जाके बड़े नाले में गिरता था, जिससे मतलब एक चीज कितनी अच्छी बात है ना कि उस टाइम पे प्रदूषण वगैरह और साफ सफाई का भी कितना ध्यान रखा जाता था। एक तो सड़कों को, नालियों को जो था मतलब समकोण पट्टी पे बनाया गया था, और जो नालियाँ थी, जो गलियाँ थी वो इस तरीके से बनाया गया था कि उसके साथ में आवाज भी हो और एक बड़े नाले में भी वो जाके गिर सके। ईंटों से ढक दिया गया था ताकि उसकी सफाई का भी विशेष ध्यान रख सके। तो ये था उस टाइम पे। और इसके साथ साथ अगर हम गृह स्थापत्य की बात करें तो जो मोहनजोदड़ो में गृह स्थापत्य थे इसमें भी काफी अच्छा बनाया गया था। जैसे कि चारों तरफ से कमरे बनाए गए थे, बीच में आंगन होता था, 2 मंजिले 3 मंजिले भी मकान बनाए गए थे जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। इसके साथ साथ घरों में ही स्नानागार, अन्नागार ये सब बनाए गए थे, अटैच कर दिए गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें विशाल स्नानागार की, तो जो स्नानागार थे वो आयतकार बनाए गए थे। जो उसमें क्या था कि उसमें जैसे स्नानागार जो थे वो आयतकार शेप में बनाए गए थे, और इसके साथ ही अंदर तक तल तक जाने के लिए दक्षिण उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां भी बनाई गई थी जिससे अंदर तक जा सके। और इसके बाद जो जलाशय के किनारे थे, जो जलाशय के किनारे पे ईंटों को जमाकर
जिप्सम के गारे का तीनों ओर उसको ऐसे मतलब इस तरीके से सेट कर दिया था और तीनों ओर उसके कक्ष बनाए गए थे। जलाशयों के किनारे पे ईंटों को जमाकर जिप्सम की गारे का प्रयोग किया गया था और उसके तीनों ओर कक्ष बनाए गए थे। इसके साथ साथ उत्तर में एक गली थी जिसकी दूसरी एक और छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार पाए गए हैं। और ये जो स्नानागार थी इसकी जो पानी वगैरह थी काफी मतलब जो ये पानी वगैरह जो नाले थे बड़े नाले में जाके गिरते थे ताकि इधर उधर ये फैले ना। मतलब साफ सफाई का उस टाइम पे विशेष ही ध्यान रखा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो 8 स्नानागार है तो जो उत्तर में जो गली बनाई थी जिसके दूसरी ओर छोटी संरचना थी जिसमें हमें 8 स्नानागार देखने को मिलते हैं। तो ये जो 8 स्नानागार है इस मतलब इसको देख के ना ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है ये एक अनूठा संरचना था और ये विशेष अनुष्ठानिक कार्य करने के लिए या फिर विशेष अनुष्ठानिक जो काम होते हैं उस टाइम पे जो नहाते हैं ना शायद उसके लिए बनाया गया हो। मतलब ऐसा प्रतीत होता है देख कर कि उसके अंदर में जाके बनाया है। और इसके साथ साथ स्नानागार भी बनाए गए थे। यानी कि देखो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो इन सब में क्या हुआ, खेती हो रही थी। अब खेती हो रही थी तो अनाज को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने स्नानागार एक विशाल स्नानागार भी बनाए थे जिससे कि जो भी सामान है, खाने पीने की वस्तुएं, जो अनाज है, इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखा जा सके। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो गृह स्थापत्य है यहाँ पे 700 कुएं का अवशेष मिला है जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो गृह स्थापत्य इन्होंने इस तरीके से बनाया था कि उसके अंदर कुएं वगैरह भी बनाए गए थे क्योंकि हमें कुएं का 700 कुएं वहां से हमें प्राप्त हुए। कुछ अवशेष में विद्वानों का ये कहना है कि वहां से जो कुएं की संख्या है कितनी मिली है, 700 मिली है। ये थी हमारी नगर नियोजन प्रणाली, काफी अनूठा स्ट्रक्चर था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 में इसके आगे जो हड़प्पा सभ्यता इसका पतन कैसे हुआ, इसके साथ उसकी क्या क्या विशेषता थी, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं आगे और बताऊंगी तो, और मैं लॉन्ग नहीं करना चाहती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ, इसकी विशेषता के साथ कि क्या क्या इसकी विशेषता थी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो को गाइस सपोर्ट करो ताकि मैं अच्छे बना पाऊँ आपके लिए। और अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं इसमें और क्या अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।